हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और हम कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल राइट। आज हम करेंगे आर्टिकल 20 एंड 21। बट इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 20 हम करेंगे। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी कि आर्टिकल 20 क्या बोलता है आपको कि इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि जिस इंसान ने, जो पर्सन है, उसने जो क्राइम किया है उसके अगेंस्ट उसको आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट जो है उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, यानी कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब है कि जो आपकी पनिशमेंट है वो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसने जितना जिस क्राइम के लिए सजा है उतनी ही दो। ठीक है, आर्बिट्रेरी सजा मत दो, यानी कि तानाशाही नहीं करनी है आपको कि आप इसके जाके गर्दन काट दीजिए, इसके हाथ काट दीजिए, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, यानी कि जैसे 1 साल की सजा है तो 1 साल की सजा दो उसको, और फालतू में उसको तंग मत करो और सब चीज़ों के लिए। ठीक है, फिर है एक्सेसिव पनिशमेंट। एक्सेसिव पनिशमेंट यानी कि ज़्यादा सजा मत दो, यानी कि किसी इंसान को अगर 2 साल की सज़ा देनी है तो उसको उतनी ही सज़ा दो। ये नहीं कि उसको 10 साल की सज़ा दे दी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है ज़्यादा इमोशनल होकर के, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इट ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन, या वेदर सिटीजन और फॉरनर, यानी कि सिटीजन के साथ भी, फॉरनर के साथ भी, या और लीगल पर्सन यानी कि कोई कंपनी है या कॉरपोरेशन है उसके साथ भी आपको वही प्रोटेक्शन आपको मिलेगी आर्टिकल 20 के अंदर। ठीक है, फिर इसके आते हैं 3 प्रोविज़न। ये कंटेन करता है 3 प्रोविजंस को इन आर्टिकल 20। एक है क्लोज ए, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी कि आर्टिकल 20 क्लोज 1 क्या बोलता है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि जो लॉ आपने बाद में बनाए हैं। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल से आपको मैं बताती हूँ। ये क्या बोलता है एक्सपोज कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। मान लीजिए अभी 2021 है, इसमें कोई लॉ बनाया गया है। ठीक है, और ये जो 2021 का लॉ बनाया गया है ये 2011 में हुई चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि 10 साल पहले जो बाद में 10 साल पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसको हम बोलेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने अगर 2015 में कोई क्राइम किया है, ठीक है, कोई काम किया है ऐसा जिससे लॉ का वायलेशन हो रहा था। ठीक है, बट 2021 में गवर्नमेंट लेके आई एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो इससे आपका जो लॉ के हिसाब से जो पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप बताओगे कि जब ये लॉ आया है तो इससे आपको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इससे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि 2015 में किसी ने कोई गलत काम किया है लेकिन उस टाइम पे उसकी सज़ा नहीं थी, बाद में सरकार ने 6 साल बाद या 10 साल बाद उसके अगेंस्ट, वो जो काम था उसके अगेंस्ट आप कोई लॉ बनाया कि नहीं भाई अगर आप ऐसा काम करोगे तो इसके खिलाफ इस पे आपको पनिशमेंट मिलेगी और ये लॉ का वायलेशन है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये लॉ का वायलेशन नहीं था। 6 साल पहले या 10 साल पहले लॉ का वायलेशन नहीं था। तो अगर आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अगर आपका 10 साल बाद बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंसान ने 10 साल पहले वो चीज़ की है तो उसको 10 साल बाद आपको पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, इससे आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर बोलता है सेकंड में सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। देखिए क्या बोलता है कि एक पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया है 10 साल पहले, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। तो एक पर्सन ने कोई 10 साल पहले कोई क्राइम किया है और उस टाइम पे उसको सज़ा मिली हुई थी 6 साल की। ठीक है, 6 साल की सज़ा हुई, वो अपनी पूरी सज़ा करके और आया है। बट 10 साल बाद वही पोस्ट फैक्टो एक्ट जो है आ गया है और उसकी सज़ा जो क्राइम था उसकी, जिसकी पहले 6 साल सज़ा थी, उस क्राइम की सज़ा हो गई है 10 साल। ठीक है। तो वो इंसान जो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आ गया है, तो क्या उसको बाकी की 4 साल की सज़ा जो है वो आप दे सकते हो? तो यहाँ पर भी वो जो एक्सटेंड कर दी गई है आपकी पनिशमेंट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के थ्रू, वो उससे आपको जो है सज़ा नहीं मिल सकती है। ठीक है, वहाँ पे आपको जो सज़ा है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 साल जिस टाइम पे आपने क्राइम किया था उस टाइम पे उसकी पनिशमेंट 6 साल थी, तो आपको 6 साल की ही पनिशमेंट मिलेगी, ना कि 10 साल की। ठीक है। देखिए, अभी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लेटेस्ट अभी जो एक क्राइम हुआ था दिल्ली में, निर्भया क्राइम जो हुआ था, उसमें एक पर्सन जो था वो 18 साल से कम एज का था और 1 महीना ही बचा हुआ था उसका 18 साल होने में। लेकिन गवर्नमेंट ने, यानी कि मतलब कोर्ट में, उसको जो है 1 साल के लिए जुवेनाइल सेंटर में भेजा गया था और गवर्नमेंट को इस पे बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था इसकी वजह से। ठीक है। तो ऐसा अभी वो इंसान 1 साल का पूरा अपना सेंटर में रह के और अभी फ्री हो गया है। तो अभी बाद में अगर मान लो आप कोई ऐसा लॉ बनाते हो उसके रिलीज होने के बाद कि नहीं भाई, इसकी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी और इसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन था उसको पकड़ के आप फिर से जेल में डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया आपको? कि देखिए, पहले वाला क्या बोलता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर जो फर्स्ट आपका है, वो बोलता है कि किसी भी पर्सन ने अगर कोई क्राइम किया है 10 साल पहले, जिसमें लॉ का वायलेशन उस टाइम पे उस चीज़ को करने के लिए लॉ का वायलेशन नहीं था, बट 10 साल बाद सरकार एक लॉ लेके आई है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो उसके हिसाब से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उस टाइम पे उस क्राइम की सज़ा 6 साल थी, बाद में सरकार ने उस क्राइम की सज़ा जो है वो बढ़ा दी है और उसको 10 साल कर दिया है, तो 6 साल की सज़ा जो आदमी जिसको मिली थी वो पूरी करके बाहर आ गया है और बाद में जो पेनल्टी बढ़ गई है उस क्राइम की, तो बाद में वो जो पेनल्टी है उस इंसान पे नहीं लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्लोज बोलता है, आपका सेकंड क्लोज बोलता है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आपको नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक। तो यहाँ पे ये बोलता है कि किसी भी इंसान को, यानी कि अगर एक इंसान को 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी सेम क्राइम के लिए। यानी कि मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, कोई चोरी कर ली है, ठीक है, और उस चोरी की सज़ा है 6 महीने, आप 6 महीने जेल में काट के आ गए हैं और उसके बाद आपको मतलब फिर से ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से आपको जेल में डाल देंगे कि नहीं भाई तूने चोरी की थी तो तेरे को दोबारा सज़ा मिलेगी ताकि तू दोबारा ना कर सके। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। फिर बोलता है क्लोज 3 में नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि अगर कोई इंसान, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि अगर आप खुद के ही विटनेस बन रहे हो, आप खुद ही ओरली और लिखित में आप ये दे रहे हो कि ये क्राइम मैंने किया है, तो आपको वो चीज़ जो है जो आपने बोली है, ठीक है, उसको आपको प्रूव करना होगा। ये होता है इंक्रिमिनेशन। इंक्रिमिनेशन क्या होता है? इंक्रिमिनेशन होता है जब आपको बोला जाए कि आप इसके अगेंस्ट प्रूव कीजिए, टेस्टिफाई कीजिए आप चीज़ को कि जो आपने बोला है। ठीक है। तो मान लीजिए किसी के आपके ऊपर कोई एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि आपने 500 रुपये चोरी कर लिए। ठीक है। और आप बोल रहे हो कि आपने नहीं चुराए हैं, लेकिन आप अपने आपको तो डिफेंड कर रहे हो, लेकिन आपको इतना मारा पीटा जाता है और फोर्स किया जाता है कि लास्ट में आप बोल देते हो कि नहीं भाई ये 500 रुपये मैंने ही चुराए हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपने खुद के लिए गवाही दे दी है कि ये काम मैंने ही किया है। तो
इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, टेस्टिफाई करना पड़ेगा आपको इसको। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखिए, सबसे पहले जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, इसका एक्सेप्शन क्या है, ये बोलता है कि अगर आपका क्रिमिनल लॉ है तो जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो क्रिमिनल लॉ के साथ ही डील करेगा और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी सिर्फ क्रिमिनल लॉ में ही, ठीक है। लेकिन अगर सिविल और टैक्स लॉ है उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन अगर आपने सिविल और टैक्स लॉ में आप कोई गड़बड़ की है तो उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंडर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, मान लीजिए सरकार अभी 2020 में ले रही थी 30% टैक्स 10 लाख रुपए पे, लेकिन वही टैक्स आप बोलते हैं कि 5 साल बाद यानी कि 2025 में बोल देगी कि नहीं भाई मैं तो 40% टैक्स लेंगे हम लोग तो, ठीक है। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि आपका जो 2020 से लेके 2025 तक का जो टैक्स है वो आपको 40% देना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब ये 2025 में आया है तो तब से आप देंगे। सरकार ये बोल सकती है कि नहीं 2020 से लेकर 25 तक का हम लोगों को 40% टैक्स चाहिए, तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब आगे बोलता है कि इसमें जो है आपके एक्स पोस्ट फैक्टो में आपका ट्रायल चल सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई क्राइम पहले किया है लॉ के आने से पहले, पोस्ट फैक्टो लॉ के आने से पहले अगर आपने कोई क्राइम किया है तो इसमें आपका ट्रायल चल सकता है, लेकिन कोर्ट आपको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना सिंपल सा है। उसके बाद बात करते हैं आपका डबल जियोपार्डी का, ठीक है। डबल जियोपार्डी के अंदर क्या है आपका, इसमें बोलता है कि मान लीजिए आप ये एक सेकंड, हाँ मैंने ये मिस कर दिया है एक्सपोस्ट फैक्टो में। देखिए क्या बोलता है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एक्सपोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ नॉट द ट्रायल ऑफ देयर ऑफ, ठीक है। यानी कि बस एक ट्रायल चलेगा आपको, उसमें आपको कन्विक्शन नहीं होगा और कोई सेंटेंस यानी कि कोई सजा नहीं मिलेगी आपको इसके अंदर, ठीक है। फाइनली द प्रोटेक्शन अंडर दिस प्रोविजन कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम ए पर्सन, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के टाइम आपको जो आर्टिकल 21 है उसकी इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आपको आर्टिकल 21 की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और आपसे कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी के लिए डिमांड कर सकता है कि भाई आप 10,000 20,000 रुपये जो भी कोर्ट लगाना चाहे उसकी सिक्योरिटी मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डबल जियोपार्डी के अंदर के ऊपर क्या थोड़ा सा इम्पोजिशन है। ये बोलता है कि जो डबल जियोपार्डी है आपका, ये सिर्फ केवल इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। दैट मीन्स इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज दे आर नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर। देखिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक IRS डिपार्टमेंट में हो, आप IRS हो, ठीक है। आप एक IRS डिपार्टमेंट में हो और आपने कर दिया है कोई घपला, बड़ा घपला किया है 1-2 करोड़ रुपए का, ठीक है। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का करा दिया है नुकसान, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो नुकसान हो गया है इस बेस पे आपको जुडिशरी के अंदर खींचा जा सकता है, आपके ऊपर केस किया जा सकता है। तो इस केस में आपको पनिशमेंट मिल सकती है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल सकती है, ठीक है। लेकिन कोर्ट आपको सजा दे या ना दे, अगर गवर्नमेंट ने ये बोला आपको कि आपको 1 करोड़ रुपए और प्लस 10 लाख रुपए आपकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी,
ठीक है। और अगर आपने नहीं भरी तो आपको मिलेगी 10 साल की या 20 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है। और आपने वो पेनल्टी भर भी दी है, बट फिर भी आपके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल सकती है। ठीक है। क्यों चल सकती है? बिकॉज जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती है वो जुडिशियल नेचर की नहीं होती है। ठीक है, वो जुडिशियरी से अलग होती है। ठीक है, समझ में आया इतना कि अगर आपको सज़ा मिले या ना मिले तो आपको जो पेनल्टी है गवर्नमेंट ने बोली है, अगर आपने वो भर दी है तो ठीक है, नहीं भरी है तो आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है, इंक्वायरी जो है वो चल सकती है, क्योंकि वो जुडिशियल नेचर की नहीं है। ठीक है। अगर आप मान लो पेनल्टी नहीं भर पाए तो सज़ा पूरी होने के बाद आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और आपको हो सकता है जो आपका जो पोजीशन है आपकी, जो आप होल्ड कर रहे हो डिपार्टमेंट में, उससे आपको हटाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के ऊपर, कि जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर है उसमें क्या है कि अगर आप कोई ओरल एविडेंस देते हो या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो तो इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, कि उसमें आपको वो चीज़ आपकी मैटर नहीं करेगी जब तक आपकी प्रूव नहीं होती है। लेकिन इट डज नॉट एक्सटेंड टू फर्स्ट कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपका मैटर है, कोई भी आपका क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई उन्होंने आधार कार्ड या कोई आईडी प्रूफ मांगा है, कोई भी मटेरियल मांगा है, तो उस पर आपको जो है उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा है कंपल्शन टू गिव थंब इम्प्रेशन, यानी कि स्पेसिमेन सिग्नेचर ब्लड स्पेसिमेन, यानी कि जब आपका कोई भी उस टाइम पे जब आपकी चल रही होती है तहकीकात, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड है कि कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी को एग्जामिन करना। ठीक है, तो बॉडी को एग्जामिन किया जा सकता है वहाँ पे, उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। और ये भी आपका जो है वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही एक्सटेंड होता है, ना कि सिविल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है। और प्रोसीडिंग विच आर नॉट क्रिमिनल नेचर, यानी कि जो क्रिमिनल नेचर की नहीं है प्रोसीडिंग्स, बस सिविल लॉ की है या टैक्स लॉ की है, तो उस पे बेस पे आपको ये एक्सटेंड नहीं होगा, सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे ही ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। अब सिविल में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, वो बैंक से एक लोन लेता है, बिजनेस वगैरह के लिए मेनली लोग ले लेते हैं लोन। ठीक है। बट उसका काम उतना खास चल नहीं रहा है और इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के हर साल पैसा जो है डबल ट्रिपल हो गया है। ठीक है। तो ऐसे में जो ए पर्सन है वो भाग जाता है आउट ऑफ कंट्री। तो इस केस में जो ए है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ये याद रखना। ठीक है। तो सरकार उस पर किसी भी तरीके का मतलब उस जो प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़ा सकती है, और वो आके अगर टेस्टिफाई करता है, खुद को बोलता है ओरली, और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपका प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में आपका जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगी। ठीक है। जो आप बोलेंगे उस चीज़ को माना जाएगा और समझा जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आर्टिकल 20 है वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं आर्टिकल 21। ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है आपका? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों, आर्टिकल 20 एंड 21 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे दोनों ही आर्टिकल जो हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, और जो दूसरे आर्टिकल हैं आपके आर्टिकल 21 और 20 को छोड़ के उनको जो है टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है। तो आगे करते हैं आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 जो है आपका, ये आपका सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल होता है। इसमें
जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है आपका, उसके हिसाब से पर्सनल लिबर्टी आपकी डिप्राइव नहीं की जा सकती है। ये क्या बोलता है? डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, एक गोपालन केस था 1950 के अंदर। जो ये एक गोपालन थे, जो ये थे कम्युनिस्ट लीडर थे, और ये मद्रास जेल में इनको डिटेन किया गया था। इन पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत जेल में इनको बंद करके रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो डिटेंशन था उनको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मुझे राइट टू इक्वेलिटी चाहिए, इक्वेलिटी है मेरे को बेफालतू में बंद करके क्यों रखा गया है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है A.K. गोपालन जी का जो केस था उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और बोला कि जो आपका जो डिटेंशन में रखा गया है वो हुआ है आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, अब लॉ कहाँ पे है? लॉ है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये आपका लॉ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके तहत आपको बंद करके रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पे एक बहुत ही नैरो मतलब प्रोसीजर देखा है, वाइडर प्रोस्पेक्टिव में इसको नहीं देखा, बहुत ही नैरो बेस पे इसको देखा है। ठीक है, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि जो आपका आर्टिकल 21 है वो आपको प्रोटेक्ट करता है ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन है उसके अगेंस्ट ही आपको वो प्रोटेक्ट करता है, और एंड नॉट फ्रॉम द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस, यानी कि जो आपका आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन है उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव बेस पे ही आपको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया इतना आपको? फिर से बता देती हूँ क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन ही आपका प्रोटेक्ट होगा आर्टिकल 21 के अंडर, और जो लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाएगी वो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि आर्टिकल 21 जो है, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो देता है हम लोगों को, आपको वो जो आपके जो वो राइट्स हैं वो लेजिस्लेचर छीन सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चीज़ सामने आई कि जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है और वो अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, तो जुडिशरी उसको जो है नल एंड वॉइड कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे कि नहीं, जो हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे वो अलग है। हमारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बोलता है कि सरकार अगर लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू ऐसे नियम कानून बनाती है जिससे लोगों की पर्सनल लाइफ या लिबर्टी जो है वो छीनी जा सकती है या ख़त्म हो रही है, तो वो सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला। इसमें सुप्रीम कोर्ट की निंदा बहुत हुई। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, तो काफ़ी साल लेकिन ये रही। तो उसके बाद फिर एक केस आया, मेनका गांधी केस 1978 में। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड 21 को साथ साथ देखा और फिर अपना जजमेंट दिया। ठीक है, याद रखना ये चीज़। मेनका गांधी केस 1978 में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो जजमेंट था जो उन्होंने गोपालन केस में दिया था उसको ओवर रूल किया। उसको यानी कि उसमें बोला गया कि जो गोपालन केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे उसको ओवर रूल किया गया और इसकी एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देखी गई कि ये क्या बोलता है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 14, 19, 21 तीनों को एक साथ लेके तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। फिर क्या बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी का राइट तब छीन सकते हो और उस लॉ के अकॉर्डिंग छीन सकते हो जो लॉ रीजनेबल है, जस्ट है और फेयर है।
ठीक है, दैट मीन्स अगर जुडिशरी को लगता है कि लॉ जस्ट है, रीजनेबल है या फेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर जुडिशरी को लगता है कि ये जो लॉ आपने बनाया है वो गलत है, समझ रहे हो, सिंपल मीनिंग ये है कि अगर जुडिशरी को लग रहा है कि ये गलत है, आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगा, ठीक है। यानी कि आपका सिंपली जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था हमारा, कि अगर कोई भी लॉ जो है आपका बनाया गया है जो जस्ट अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, अनफेयर है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपका इंट्रोड्यूस किया गया मेनका गांधी केस 1978 में, ठीक है। तो ये जो राइट्स आए हैं आपके, देखिए उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे राइट्स आए हैं। राइट टू लाइफ आया है, मतलब उसको आर्टिकल 19 इज नॉट मेरली कन्फाइंड, तो इसमें राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी आ रहा है लाइफ में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद पर्सनल लिबर्टी वाला चीज़ को ऐड किया गया और बहुत ही वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड इसका कवर किया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर बार बार जो आपका इसमें बहुत सारे केस को बहुत सारे आपके जो राइट्स हैं उसको ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अलग अलग केस के थ्रू इसको अलग अलग जजमेंट में ये सारे जो राइट्स हैं आपके वो आए हैं, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग जजमेंट के थ्रू अलग अलग टाइम पे आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंडर आर्टिकल की, मतलब आर्टिकल 21 की एक कैटेगरी में इन सब को ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेंगे, ये आपके जो राइट्स हैं वो 35 राइट्स हैं आपके आर्टिकल 20 के अंदर, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेंगे। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो मैं अभी ख़त्म करूँगी, नहीं तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। आर्टिकल 20 और 21 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन हम अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं चाहती हूँ ना कि आप क्वेश्चन पूछे, आप अपनी क्वेरी लेके आएँ, ठीक है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी क्वेरी लेके आइए ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो वैसे आप कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर अप कर लूँगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।